नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज़। मैं हूं कर्ण जोशी। चलते हैं पहली खबर की ओर, जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि एक तरफ हमारे जवान देश की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यौछावर कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व हमारे जवानों का मनोबल तोड़ने का काम कर रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि अपने बयानों से सेना का अपमान किया जा रहा है। हमारे सैनिक बलिदान कर रहे हैं सर्वोच्च। उन्होंने भारत माता का माथा गर्व से उन्नत किया है और वहीं दूसरी ओर कहती हुए शर्म आती है एक राष्ट्रीय पार्टी के जिसने कई वर्षों तक देश में शासन किया, पहले अध्यक्ष रहे हुए राहुल गांधी जी उनको हतोत्साहित कर रहे हैं, वो सेना का अपमान कर रहे हैं। वो जिस तरह के कमेंट कर रहे हैं कहते हुए लज्जा भी आती है और तकलीफ भी होती है कि वो भारत के नागरिक हैं। सेना का मनोबल तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। जब सीमाओं पर तनाव होता है तो पूरा देश एक साथ उठ के खड़ा हो जाता है। जब जब ऐसी परिस्थितियां देश में पहले कभी बनी है, भारतीय जनता पार्टी तब कांग्रेस के सरकार के साथ खड़ी रहती थी। लेकिन किस हद तक गिर गए हैं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष कि ऐसे समय भी उनको घटिया राजनीति याद आ रही है। हमला करना चाहिए चीन पे, लेकिन मोदी जी के अलावा उनको कोई दिखाई नहीं देता। क्या कहें ऐसे नेता को, ये कोई नेता कहलाने के लायक है? हमारे सैनिकों का अपमान देश बर्दाश्त नहीं करे। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने गृह विभाग और पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में एससीएस होम सहित गृह विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान प्रदेश में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की गई। साथ ही एंटी नक्सल ऑपरेशन और कानून व्यवस्था को लेकर भी गृह मंत्री ने जानकारी ली और अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए। तो वहीं कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई, जिसमें छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने भी भाग लिया। ताम्रध्वज साहू ने बताया कि बैठक में मुख्य रूप से 3 मुद्दों पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि देश में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण के साथ ही भारत चीन विवाद और पेट्रोल डीजल की कीमतों पर बैठक में चर्चा की गई। बैठक थी। मूल रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सोनिया गांधी जी ने 3 बिंदु रखे थे। एक तो कोरोना संक्रमण काल का जो परिस्थिति है, जो स्थितियां हैं, उस पर चर्चाएं थी। दूसरा था चीन का जो अभी चला है विवाद, उस पर। और तीसरा था पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, उस पर। उपस्थित सभी सीडब्ल्यूसी मेंबर्स ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय प्रियंका जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी, सारे सीनियर लीडर्स और अन्य जो मेंबर्स थे, उन्होंने अपने अपने स्तर पर जानकारियाँ दी कि कोविड के कारण जो स्थिति पैदा हुई है उसकी मुख्य रूप से गलती नरेंद्र मोदी की है। क्योंकि जिस समय वो हुआ जनवरी-फरवरी में, राहुल जी ने उसी समय जानकारी दी थी कि ये फैलेगा, इस पर आवश्यक कदम उठाए जाए, तब उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। और एकाएक मार्च में आकर उन्होंने लॉकडाउन की घोषणा कर दी, जिससे अफरा-तफरी मची, लोगों के रोजगार छीने, लोगों की मौतें ज़्यादा हुई, संक्रमण ज़्यादा हुआ और प्रवासी मजदूरों को भी तकलीफ उठानी पड़ी। फाइनेंशियल पोजीशन सरकारों के बहुत बिगड़ा। तो सारी स्थितियों की चर्चाएं अभी हुई। चीन भारतवर्ष के विवाद की भी चर्चा हुई और जो प्रधानमंत्री जी बोलते हैं उससे चीन में खुशी का माहौल है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कोई हमारी सीमा में नहीं घुसा है। तो जब घुसा ही नहीं है तो कोई विवाद ही नहीं हुआ है, तो हमारे 20 सैनिक मारे कैसे गए? क्या उनके लोग हमारे सीमा में बिना घुसे मारे कि हमारे लोग वहाँ गए तो मारे? और हमारे लोग वहाँ गए तो क्यों गए, कैसे विवाद? और रोजाना विवाद की बात
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आते हैं। तो इस पूरे मामले पर हमारे संवाददाता पवन ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। पवन जी, जरा बताइए आखिरकार क्या बातचीत हुई? जी बिल्कुल, आपको बता कि जो कांग्रेस की आज CWC की जो वर्चुअल बैठक हुई थी, जिसमें सीएम भूपेश बघेल और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू शामिल हुए थे। इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी सहित तमाम के मेंबर शामिल थे, जिसमें 3 मुद्दों पर चर्चा हुई है, जिसमें कोविड-19, पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतें और भारत और चीन के बीच जो विवाद चल रहा है, उन तमाम मुद्दों को लेकर बैठक आयोजित हुई थी। उसमें चर्चा हुई है बैठकों में। पवन जी, ये जो 3 मुद्दे थे उसमें अगर देखा जाए तो भारत और चीन का मुद्दा सबसे ज्यादा गरमाया हुआ है, तो आगे की रणनीति क्या बनाई गई इस पूरी बैठक में? जी बिल्कुल, आपको बता जो भारत और चीन विवाद चल रहा है, तो उसको लेकर CWC में जो निर्णय हुआ उसमें आक्रामक केंद्र की सरकार के विरुद्ध आक्रामक रणनीति बनाई जा रही है आंदोलन की। हो सकता है इसमें जो आगामी लोकसभा सत्र होंगे, इन तमाम मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार को घेरने की इसमें तैयारी की गई है। तो वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो पूरे देश में डीजल और पेट्रोल के दाम भी बढ़ गए हैं, इसके लिए क्या बातचीत हुई? जी बिल्कुल, जो लगातार आज 16 दिन में 9 रुपए के आसपास जो डीजल और पेट्रोल में जो मूल्य वृद्धि हुई है, उसको लेके भी केंद्र सरकार पर हमला कर दिया गया। और तो सबसे अहम बात ये हो रही है कि जो बैरल पे रेट गिर रहे हैं, लेकिन वहीं 9 रुपए जो 16 दिन पे 9 रुपए जो बढ़े हैं, उसको लेकर भी इसमें चर्चा हुई। और इसको लेकर कांग्रेस पूरे देश भर में आंदोलन करने की रणनीति पे कर रही है। मतलब आपके कहने का अर्थ ये है कि आंदोलन करने की रणनीति बनाई गई है, लेकिन अभी तक हमारे देश में सबसे बड़ी मुसीबत है कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस को लेके कुछ खास उनका प्लान बना कांग्रेस कमेटी की तरफ से? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि इस पे कांग्रेस ने अभी अपने खुलकर कोई निर्णय नहीं लिया कि कोविड-19 लेकर कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी और किस तरह से वो इससे निपटने, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि चाहे वो केंद्र हो या राज्य सरकार हो, कोविड-19 को लेकर विफल नजर आ रही है इन सारे मामलों को लेकर। क्योंकि जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ पे सीएम हाउस का सुरक्षा प्रहरी कोविड-19 का शिकार होता है, उसके बाद राजधानी से 2 थाने सील कर दिए जाते हैं, स्टाफ वहाँ का कोरोना पॉजिटिव आते हैं। कल एक विधायक आ गए। तो इन तमाम मुद्दों को लेके भी कांग्रेस राज्य सरकार भी चुप है, इसलिए सरकार इस पे जाकर बोलने को तैयार नहीं हो रही इन मामलों को लेकर। पवन ठाकुर जी, अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय को 5 दिनों के लिए बंद कर दिया गया। दरअसल एक विधायक के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद 24 से 28 जून तक विधानसभा सचिवालय को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। इस संबंध में छत्तीसगढ़ विधानसभा के अपर सचिव की ओर से एक आदेश जारी किया गया। विधानसभा सचिवालय में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के मद्देनजर यह कदम उठाया गया। देश में हालात काफ़ी ख़राब होते जा रहे हैं और इसी को लेकर छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय को भी 5 दिनों के लिए बंद कर दिया गया। एक विधायक के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद इस कदम को उठाया गया। तकरीबन 24 से 28 जून तक विधानसभा सचिवालय को पूरी तरह बंद किया जाएगा। इस संबंध में छत्तीसगढ़ विधानसभा के अपर सचिव की ओर से यह एक और आदेश जारी किया गया। विधानसभा सचिवालय में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के मद्देनजर इस कदम को उठाया गया है ताकि खतरा और ना बढ़े। समाचारों में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ऑनलाइन
Online admissions in CMS for nursery to class 9 and provisional admission in class 11 are open at www.cmseducation.org. Online classes in CMS from class 9 to 12 will continue till government reopens schools. Online CMS summer camp nursery to class 8 will run until 30th of June, and from 1st of July 2020 regular online classes from nursery to 12th will continue till government reopens schools. ब्रेक के बाद तमाम दर्शकों का एएनबी न्यूज़ पर स्वागत है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां छत्तीसगढ़ में 10वीं और 12वीं की परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया। स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेम सिंह साय टेकाम ने परीक्षा परिणाम घोषित किए। इस बार भी मंगोली ने 10वीं और 12वीं दोनों बोर्ड परीक्षा में कामयाबी का डंका बजाया। 10वीं और 12वीं दोनों में मंगोली के परीक्षार्थी टॉपर रहे। 12वीं में जहां मंगोली की टिकेश वैष्णव टॉपर रहे, तो वहीं 10वीं कक्षा में प्रज्ञा कश्यप ने बाजी मारी। मुंगेली के टिकेश वैष्णव ने 12वीं में 97.80% अंक हासिल किए, जबकि 10वीं में प्रज्ञा कश्यप ने पूरे 100% अंक हासिल कर नया इतिहास रच दिया। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ बोर्ड की 10वीं की परीक्षाएं 3 मार्च से 26 मार्च और 12वीं की परीक्षाएं 26 मार्च से 2 मार्च तक आयोजित की गई थी। कोरोना वायरस महामारी के कारण सभी बोर्ड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए परिणाम घोषित कर रहे हैं। इससे पहले बोर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए नतीजे जारी करता था। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के कारण छत्तीसगढ़ सरकार ने 10वीं और 12वीं के पेपर रद्द कर दिए थे और आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर शेष परीक्षाओं के लिए अंक देने का फैसला किया गया। तो वहीं जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर में उनकी प्रतिमा को माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। साथ ही उन्होंने कहा कि आज का दिन डॉक्टर श्यामा प्रसाद को याद करने का दिन है। आज ही के दिन जम्मू कश्मीर की जेल में उनकी मृत्यु हुई थी। धारा 370 हटाने के लिए उन्होंने जो संघर्ष किया वो पूरा देश जानता है। साथ ही उन्होंने बंगाल में कोरोना स्थिति को लेकर भी सीएम ममता बनर्जी पर हमला बोला। हम लोगों ने अपनी राजनीतिक यात्रा जनसंघ से प्रारंभ की है और जनसंघ के ज़माने से ही हमारा संकल्प था कि हमारी पार्टी देश के लिए, कुर्सी के लिए नहीं, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने हमेशा देश हित के निर्णय लिए। वोट की चिंता नहीं की, कुर्सी की चिंता नहीं की, और इसका सीधा जीता जागता उदाहरण है कि इस देश से धारा 370 समाप्त होना, इस देश से सीए कानून लागू होना, इस देश में 3 तलाक समाप्त करना, ये सब कदम जो कड़े कदम माननीय मोदी जी ने उठाए हैं, ये देश की एकता के लिए, देश की मजबूती के लिए, वोट की राजनीति के लिए नहीं है। और आज का दिन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पुण्य स्मरण का दिन है, क्योंकि आज के दिन ही जम्मू कश्मीर की जेलों में संदिग्ध परिस्थिति में उनकी मौत हुई थी। और धारा 370 हटाने के लिए जो उन्होंने आंदोलन किया था, उस आंदोलन के बाद जम्मू कश्मीर की सरकार ने किन परिस्थिति में उनकी मौत हुई वो आज भी जांच का विषय है, पर उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। हमारे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री माननीय नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी ने जिस चतुराई के साथ इस देश से धारा 370 हटाई है जम्मू कश्मीर से, उससे सारी दुनिया में उनकी प्रशंसा हुई है और मैं समझता हूँ लोगों का आत्मविश्वास भी बढ़ा है। देखिए, बंगाल, कलकत्ता में जिस तरीके से स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई, मुख्यमंत्री ममता जी ने इसको बहुत लापरवाही से लिया। यही कारण है कि वहाँ डेथ रेट सर्वाधिक है देश से। वहाँ स्वास्थ्य सेवाएं चरमराने से लोग कलकत्ता से उत्तर प्रदेश इलाज कराने जा रहे हैं। लगभग 10 से ज़्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर ताले लग गए।
पैरा मेडिकल स्टाफ को सुरक्षा नहीं होने से बहुत सारी नर्सेस नौकरी छोड़कर चली गई। तो वहाँ बहुत बुरे हालत हैं। जब स्थिति इतनी ज़्यादा बिगड़ गई तब ममता जी को लगा कि अब कुछ करना चाहिए, तो आज उन्होंने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। देर से आई, दुरुस्त आई हैं। मैं समझता हूँ कि इसके बाद सब लोगों के साथ बैठकर किस प्रकार कोरोना से हम निपटें बंगाल के अंदर, उसके ऊपर ईमानदारी से कार्य योजना बनाएंगे तो बंगाल में जो मौत का तांडव चल रहा है वो बंद हो जाएगा। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर लगातार अस्वस्थ चल रही हैं। भोपाल में बीजेपी कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान वह बेसुध हो गई और उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। दरअसल बीजेपी कार्यालय में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। इसका उद्घाटन मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया। कार्यक्रम में भोपाल से सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर भी मौजूद थी, लेकिन कार्यक्रम के दौरान ही उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई। प्रज्ञा सिंह बेसुध हो गई, जिसके बाद वहां उपस्थित बीजेपी कार्यकर्ताओं और सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें संभाला। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के पुरानी बस्ती के थाना प्रभारी के बिहार से रायपुर पहुंचे रिश्तेदार कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद पुरानी बस्ती थाने को पूरी तरह से सील कर दिया गया। वहीं अब टीआई समेत पूरे थाना स्टाफ का अब कोरोना टेस्ट किया जाएगा। साथ ही पुरानी बस्ती थाना के कामकाज का जिम्मा फिलहाल टिकरापारा थाना पुलिस को दिया गया। आपको बता दें कि प्रदेश में लगातार कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं। अब तक यहां कुल 2302 कोरोना मरीज सामने आए, जिनमें से 803 सक्रिय मामले हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रदेश में कोरोना स्थिति पर जानकारी देते हुए कहा कि हमारी स्वास्थ्य सेवाओं में लगातार सुधार हो रहा है। साथ ही उन्होंने प्रदेश में कोरोना मरीजों की रिकवरी रेट 76% है यह बताया। कुल 175 नए केस आए थे, तो वहीं 200 से ज़्यादा लोग स्वस्थ होकर घर गए हैं। उन्होंने कहा कि फिलहाल प्रदेश में हर दिन 6 से 7 हज़ार टेस्टिंग की जा रही है। हमारी डबलिंग रेट भी 50 से ऊपर हो गई है। जहाँ तक मध्य प्रदेश का सवाल है, तो आपने खुद ने भी कहा, मैं भी रोज कहता हूँ कि हमारी जो है डबलिंग रेट 50 के ऊपर हो गई है। रिकवरी रेट हमारी 76 के आसपास आ गई है। तो जब रिकवरी रेट इतनी अच्छी जिस प्रदेश की हो कि हिंदुस्तान में हम टॉप कर रहे हैं, हम लगातार चाहे रिकवरी रेट हो, चाहे डबलिंग रेट हो, चाहे स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार की बात हो, स्वास्थ्य सेवाओं में भी लगातार, चाहे आज हमारे पास कुल 2400 कुछ पेशेंट बचे हैं, 2500 के लगभग। आप देखें ये एक्टिव केस हैं वर्तमान के। कल अगर 175 नए केस आए थे तो 200 केस हमारे डिस्चार्ज भी हुए थे, रिलीव होके घर गए थे। बीमार मिलने से ज़्यादा स्वस्थ होने की संख्या हमारी लगातार है। ये तब है जब हम टेस्टिंग 6000 से 7 रोज कर रहे हैं। इसलिए कोई भ्रम की स्थिति नहीं बने। मैं जो बात कह रहा हूँ वो प्रामाणिक कह रहा हूँ, आंकड़ों के आधार पर कह रहा हूँ, तथ्यों के आधार पर कह रहा हूँ। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में खनन माफियाओं द्वारा पत्रकारों पर किए गए हमले को लेकर नरसिंहपुर प्रेस क्लब के पत्रकारों ने जिला कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन सौंपा और माफियाओं पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की। साथ ही प्रेस क्लब ने उचित कार्रवाई नहीं होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। वहीं इस पर अपर जिला कलेक्टर मनोज ठाकुर ने कहा कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इधर प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने घटना की निंदा करते हुए कहा कि ऐसी घटना बर्दाश्त नहीं की जा सकती। पिछले दिनों जो संसार खेड़ा खदान पर हमारे पत्रकार साथियों पर जानलेवा हमला हुआ था, उसको लेके हम सभी पत्रकार कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपने के लिए आए थे। एडीएम महोदय ने हम लोगों का वो ज्ञापन लिया। उनसे हमने आग्रह किया है कि आपने आरोपियों पर प्रकरण तो बनाए हैं, पर जिन धाराओं पर प्रकरण बनना थे वो प्रकरण आपने न बना के औपचारिकता कर ली। तो पहला तो हम लोगों का यही आग्रह था कि आप जैसी हमारे पत्रकार साथियों ने रिपोर्ट लिखाई है मोबाइल कैमरा छीनने की, पर्स छीनने की, तो उन पर लूट का मामला बनना चाहिए। इसके लिए
हम सभी पत्रकार साथियों ने प्रशासन से कर रहे थे, उनके साथ अभद्रता की है। दूसरा उनका ये कहना है कि जो कामगार और वो जो चोरी कर रहे थे उनको भाग जाने दिए। तीसरा अवैध उत्खनन किसी भी नगर। इन सबके संबंध में कार्रवाई के स्पष्ट प्रावधान ये बताया कि थाने में FIR की है। अभी जो दोषी बताए गए उनकी गिरफ्तारी वगैरह इसमें सक्षम अधिकारी निश्चित ही के संज्ञान में खासतौर से जो जैन कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसने जो है अपने भंडारण के लिए अनुमति ली थी, लेकिन वहाँ एक फुट्टी भंडारण नहीं है और इतनी दूर दूर परमिशन कैसे दी गई और दूसरी जगह रेत बेच रहे हैं। ये भी एक बड़ा विषय है। जो भी अगर अनुमति सक्षम अधिकारी ने जारी की है, यदि उसका उल्लंघन है निश्चित है कि वो उस पर कार्रवाई होगी। मुझे जानकारी मिली है कि अवैध रेत खनन के मामले में कुछ पत्रकारों पर अवैध रेत खनन करने वालों ने हमला किया है। इसका मुझे दुख है। मैं इस बारे में जिला प्रशासन से भी कहूँगा और हमारे माननीय पूर्व अध्यक्ष और विधायक जी उनसे भी कहूँगा, क्योंकि इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तो वहीं मध्य प्रदेश के बालाघाट में हल्की फुल्की बारिश के बाद अब किसानों ने फसलों की बुआई की तैयारी शुरू कर दी। किसान कृषि केंद्रों से बीज खरीद रहे हैं, लेकिन कृषि विभाग की लापरवाही के चलते किसान ठगे भी जा रहे हैं। दरअसल लैंपस में अब तक धान के बीज नहीं पहुंचे और किसानों को बाजार से धान के बीज खरीदने पड़ रहे हैं। हाट बाजारों में बिना पंजीयन के छोटे बड़े स्टॉल लगाकर खुलेआम ज़्यादा कीमत पर बीज बेचे जा रहे हैं। वहीं जब इस बारे में कृषि अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने जांच कराने का आश्वासन देते हुए कार्रवाई की बात कही। इसकी हमारे पास अभी तक कोई लिखित सूचना नहीं मिली है। हमारे इंस्पेक्टर जा रहे हैं और इंस्पेक्शन भी कर रहे हैं उसका। जैसे भी हमको अगर कोई सूचना मिलती है तो उसमें जो हमारे बीज अधिनियम के तहत जो कार्रवाई है उस पर सख्त कार्रवाई हो जाएगी। जिले में एक कंपनी को प्रतिबंधित करने के बाद से दोबारा कभी ऐसी सूचना नहीं मिली कि किसी भी प्रकार की कार्रवाई हो रही है, जबकि यहाँ पे अनेकों कंपनी बिना MP परमिशन के अपना बीज बेच रही है। नहीं, ऐसा वही बता रहे। हमारे यहाँ पर 6-7 इंस्पेक्टर हैं, इन्होंने लगभग 250 के करीब बीज के नमूने लिए हैं और किसी भी हमारे इंस्पेक्टर ने ये नहीं बताया है कहीं पे इस टाइप के कोई बीज मिला हो जिसका लाइसेंस या तो उसकी उसमें व्यापारी की PC में नहीं जुड़ा हो या उसका प्रदेश में कोई हो। और अगर इस टाइप की कोई कंपनी हमको मिलती है तो उस पर जो कार्रवाई हमने पहले की है उसी प्रकार की सेम कार्रवाई हम उस पर करें। तो वहीं छत्तीसगढ़ के कोरिया में रिश्तों को शर्मसार कर देने का मामला सामने आया। पूरा मामला जिले के झगराखांड थाना क्षेत्र का है, जहां एक देवर ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी और घर में अकेली भाभी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। वहीं पीड़िता ने इसकी शिकायत स्थानीय थाना में दर्ज करवाई, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी देवर को गिरफ्तार कर लिया और आगे की जांच की जा रही है। पीड़िता थाना झगराखांड क्षेत्र में लेवड़ी गांव से आई थी। उसने रिपोर्ट कराया कि दिनांक 18/6/2020 को रात को इसका देवर, जो चचेरा देवर है, वो घर आया और दरवाज़ा खुलवाया और बोला कि मेरे को पानी पिला दो। फिर वहीं बैठ के खाना पीना खाया और रात को उसके साथ ज़बरदस्ती बलात्कार किया। उसकी रिपोर्ट पे प्राप्त क्रमांक 80/20 धारा 450, 376 कायम करके विवेचना किया जा रहा है। आरोपी राजेश चौहान, जो कि वार्ड का पंच भी है, उसको गिरफ्तार किया गया इस मामले में। सर, उसके पीड़िता के पति साथ में थे कि नहीं? उस समय नहीं थे घर में। पीड़िता के पति उस समय घर में नहीं थे। पीड़िता का पति है वो एक्चुअल ड्राइवर है, बड़ी पे गाड़ी चलाता है, इसलिए उसके रात को नहीं कर रहा। शिकायत करने किसके साथ पहुंची थी? अपने पति के अपने ससुर के साथ आई थी और उसके बच्चे थे घर में। बच्चे घटना को देखा है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे निकर्ण को दीजिए इजाज़त। बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ। नमस्कार।